वेलकम टू इंस्पिरेशन बीपीएससी। करंट अफेयर्स की सीरीज में हम लोग इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 101 से 110 तक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 101, किस वर्ष तक भारत शून्य कार्बन उत्सर्जन यानी नेट जीरो कार्बन इमिशन तक पहुंच जाएगा? तो कब तक पहुंच जाएगा? 2070 तक, 2070 तक। ठीक है। स्कॉटलैंड में आयोजित COP26 ग्लासगो जलवायु शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत 2070 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन यानी नेट जीरो कार्बन इमिशन तक पहुंच जाएगा। पीएम मोदी ने ग्लोबल वार्मिंग के विनाशकारी प्रभावों से लड़ने के लिए 5 सूत्री योजना या पंचामृत पर जोर दिया। तो जो ये COP26 हुआ था हाल ही में ग्लासगो स्कॉटलैंड में, ठीक है, ये एक अलग से क्वेश्चन बन सकता है कि क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस जो यूएन का होता है वो COP26 जिसको कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज भी बोलते हैं, उसका 26वां सम्मेलन अभी हाल ही में कहाँ हुआ था? तो ग्लासगो स्कॉटलैंड में हुआ था। ठीक है। तो वहीं पर प्रधानमंत्री ने ये टारगेट दिया कि हम भारत जो है 2070 तक नेट जीरो कार्बन इमिशन करेगा। मतलब ऐसा नहीं है कि कार्बन बिल्कुल इमिट नहीं करेगा, लेकिन जो भी कार्बन इमिट करेगा वो दूसरे ढंग से हम लोग उसको कंपनसेट करेंगे, आइदर थ्रू एफॉरेस्टेशन, पेड़ लगाकर, या फिर अन्य किसी तरीके से। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, और भी जो हम लोगों का टारगेट है क्लाइमेट के संदर्भ में, और जो टारगेट्स हैं वो भी हम लोग देख लेते हैं। तो 2030 तक भारत अपनी अर्थव्यवस्था की उत्सर्जन तीव्रता, ठीक है, अर्थव्यवस्था की उत्सर्जन तीव्रता मतलब इमिशन इंटेंसिटी को 2005 के स्तर से 45% तक कम कर देगा। ठीक है। ये पहले जो टारगेट था वो 33 से 35% था। किस स्तर से? 2005 के स्तर से। ठीक है। लेकिन अब वो टारगेट हम लोग बढ़ाकर कितना कर दिए हैं? 45%। ठीक है। तो ये एक और टारगेट है। ठीक है। पहला है 2070 तक नेट जीरो कार्बन इमिशन। दूसरा है जो उत्सर्जन तीव्रता है यानी कि इमिशन इंटेंसिटी, मतलब जो ग्रीन हाउस गैस का जो इमिशन का इंटेंसिटी है वो 45% तक कम कर देगा 2005 के स्तर से। अगला पॉइंट है, भारत यह सुनिश्चित करेगा कि वर्ष 2030 में बिजली उत्पादन की उसकी स्थापित क्षमता का कम से कम 50% गैर जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा स्रोतों के माध्यम से आएगा। यानी कि 2030 तक हम लोग जितनी बिजली उत्पादन करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन करेंगे, उसका 50% गैर जीवाश्म ईंधन से आएगा, आधारित ऊर्जा स्रोतों से आएगा। मतलब नॉन फॉसिल फ्यूल, यानी कि जो हम लोग फॉसिल फ्यूल कौन सा हो गया, कोल, पेट्रोलियम, इससे नहीं आएगा, बल्कि नॉन फॉसिल फ्यूल यानी रिन्यूएबल सोर्स से आएगा। नेक्स्ट टारगेट है, भारत 2030 तक अपनी गैर जीवाश्म ईंधन ऊर्जा क्षमता को 50 गीगावाट तक बढ़ा देगा। यानी कि जो नॉन फॉसिल सोर्स ऑफ एनर्जी है उसकी क्षमता हम लोगों की 50 गीगावाट की हो जाएगी 2030 तक। नेक्स्ट टारगेट है, भारत ने वर्ष 2030 तक वन और वृक्षों के आवरण के माध्यम से 2.5 बिलियन से 3 बिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड के बराबर अतिरिक्त कार्बन सिंक बनाने का वादा किया है। कार्बन सिंक क्या होता है? कार्बन सिंक मतलब होता है कि जो कार्बन को, वैसी चीज़ है जो एब्जॉर्ब कर ले। तो जो फॉरेस्ट होता है, वन होता है, वो कार्बन को एब्जॉर्ब कर लेता है, क्योंकि पेड़ तो कार्बन लेते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं, तो वो वातावरण से कार्बन को एब्जॉर्ब करते हैं। तो इसीलिए उसको कार्बन सिंक कहा जाता है। तो 2030 तक 2.5 से 3 बिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड के बराबर का हम लोग कार्बन सिंक तैयार करेंगे। ठीक है। तो ये भी एक भारत के जो टारगेट है वो है। देखिए, ये टारगेट जो है ये हर देश जो है वो जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज है उसको सौंपता है। उसको बोलते हैं हम लोग NDC, यानी कि नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन। ठीक है।
जो देश अपना खुद तय करता है और वो बताता है कि मैं इतना करूँगा। ये किसके तहत होता है? ये जो पेरिस समझौता हुआ था, जो शिखर सम्मेलन पेरिस में जो क्लाइमेट शिखर सम्मेलन हुआ था, उसके अंतर्गत ये होता है। क्वेश्चन नंबर 102, विश्व बैंक की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार विश्व का कौन सा देश 2021 में प्रेषण का सबसे बड़ा प्राप्त करता है? प्रेषण मतलब रिमिटेंस। रिमिटेंस मतलब क्या होता है? दूसरे देश से जो लोग, मान लीजिए भारत के लोग अमेरिका जाते हैं, सऊदी अरब जाते हैं, कतर जाते हैं, ओमान जाते हैं, या और भी किसी देश जाते हैं, वहाँ जो पैसा कमाते हैं वो उस पैसे को वापस भारत में भेजते हैं, उसको हम लोग रिमिटेंस कहते हैं। ठीक है, तो विश्व बैंक जो एक रिपोर्ट निकालती है उसके अनुसार 2021 में सबसे ज़्यादा रिमिटेंस किस देश को मिला है? तो वो मिला है भारत को। इसका मतलब भारत के लोग बाहर जाके जो पैसा कमा के भेज रहे हैं अपने देश, वो बाकी दुनिया की तुलना में, बाकी देशों की की तुलना में सबसे ज़्यादा है। विश्व बैंक की नवीनतम रिपोर्ट विश्व बैंक के रिमिटेंस प्राइसेस वर्ल्ड वाइड डेटाबेस, ठीक है, इस रिपोर्ट का नाम है, के अनुसार भारत 2021 में 87 बिलियन अमेरिकी डॉलर प्राप्त करके प्रेषण का दुनिया का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता बन गया। संयुक्त राज्य अमेरिका इसका सबसे बड़ा स्रोत था 20%। मतलब हम लोगों का सबसे ज़्यादा रिमिटेंस कहाँ से आ रहा है? यूएसए से आ रहा है। मतलब भारतीय लोग सबसे ज़्यादा किस देश से पैसा कमा कर वापस भेज रहे हैं? यूएस से। आगे देखते हैं। देखिए, वर्ल्ड बैंक जो है, जिसको हम लोग वर्ल्ड बैंक बोलते हैं, एक्चुअली एक ग्रुप है, 5 इंस्टीट्यूशंस का ग्रुप है। उस पांचों का नाम यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। पहला है इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, दूसरा है इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, तीसरा है इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन, चौथा है मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी यानी मीगा, पांचवा है इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स। एक बार पॉज करके आप इसको देख लीजिएगा। ये पांचों 5 ग्रुप का जो एक 5 इंस्टीट्यूशंस का ग्रुप है, इसको हम लोग वर्ल्ड बैंक बोलते हैं। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी। ठीक है, वाशिंगटन डीसी। क्वेश्चन नंबर 103, किस भारतीय राज्य ने भारत का पहला स्मार्टफोन आधारित ई वोटिंग समाधान विकसित किया है? मतलब अब स्मार्टफोन से वोटिंग हो सकती है। अब इसका प्रयोग कहाँ किया जाएगा वो आगे आने वाला समय बताएगा, लेकिन तेलंगाना ने ऐसा किया है। तेलंगाना ने क्या किया है? तो तेलंगाना ने कोविड-19 महामारी को देखते हुए भारत का पहला स्मार्टफोन आधारित ई वोटिंग समाधान विकसित किया है। ठीक है, अब तेलंगाना से रिलेटेड कुछ और न्यूज़ है। हम लोग कुछ न्यूज़ पहले देख चुके हैं, यहाँ पे हम लोग उसको रिवाइज कर लेंगे, अगर नया तथ्य होगा तो उसको पढ़ लेंगे। तो तेलंगाना ड्रोन के माध्यम से दवाओं की डिलीवरी का परीक्षण करने वाला पहला राज्य बन गया है। मतलब ड्रोन से क्या होगा कि दवा, मान लीजिए कि किसी के घर पहुंचाना है तो ड्रोन से हम लोग उसको पहुंचाएंगे। ऐसा करने वाला तेलंगाना देश का पहला राज्य है। दूसरा तथ्य है 24वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन हैदराबाद में आयोजित किया गया। 24th नेशनल ई गवर्नेंस कॉन्फ्रेंस कहाँ किया गया? हैदराबाद, तेलंगाना में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है देश का पहला खुला रॉक संग्रहालय हैदराबाद में खोला गया। इंडियाज फर्स्ट ओपन रॉक म्यूजियम कहाँ खोला गया? हैदराबाद, तेलंगाना में। ये भी तेलंगाना में ही है, हैदराबाद। ठीक है, आगे देखते हैं। हैदराबाद में स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी का निर्माण हुआ, जिसका अनावरण करने कौन गए थे? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए थे। ठीक है, कितने फीट की मूर्ति है? 216 फीट यानी 66 मीटर, 66 मीटर। किसकी मूर्ति है? श्री रामानुजाचार्य, ये भक्ति काल के संत थे। ठीक है, इन्होंने विशिष्ट अद्वैत का सिद्धांत दिया था। ये हम लोग पहले अपने क्वेश्चंस में इसको कर चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है इक्रीसैट। इसका फुल फॉर्म है द इंटरनेशनल क्रॉप्स रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर द सेमी एरिड ट्रॉपिक्स, का मुख्यालय हैदराबाद है। इसका भी 50 साल पूरा हुआ था। उसकी सेलिब्रेशन में भी नरेंद्र मोदी जी गए थे, और आप न्यूज़ में देख कर आ रहे होंगे कि इक्रीसैट का जो खेत था वहाँ से वो चना तोड़ के खा रहे थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 104, 2021 ईदान प्राइज फॉर एजुकेशन डेवलपमेंट से किसे सम्मानित किया गया है? ठीक है,
तो इसका उत्तर हो जाएगा प्रोफेसर एरिक ए हनुशेक और डॉक्टर रुक्मिणी बनर्जी। प्रोफेसर एरिक ए हनुशेक और डॉक्टर रुक्मिणी बनर्जी। तो प्रोफेसर एरिक ए हनुशेक और डॉक्टर रुक्मिणी बनर्जी को बड़े पैमाने पर स्कूलों में सीखने के परिणामों में सुधार के लिए 2021 ईदान प्राइज फॉर एजुकेशन डेवलपमेंट से सम्मानित किया गया है। ईदान पुरस्कार दुनिया का सर्वोच्च शिक्षा सम्मान है, मतलब शिक्षा जगत में दुनिया में सर्वोच्च सम्मान इसको माना जाता है। ठीक है, ये इन दो व्यक्तियों को मिला है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 105। 2021 में आयोजित इंडियन प्रीमियर लीग के 14वें संस्करण का फाइनल किसने जीता, यानी आईपीएल। ठीक है, आईपीएल तो आप लोग देखते ही होंगे, तो आपको पता होगा कि यह जीता है किसने, चेन्नई सुपर किंग्स ने, सीएसके ने, जिसके कैप्टन कौन है, महेंद्र सिंह धोनी हैं। तो चेन्नई सुपर किंग्स ने फाइनल में कोलकाता नाइट राइडर्स को हराकर 2021 इंडियन प्रीमियर लीग का खिताब अपने नाम किया। यह आईपीएल में चेन्नई सुपर किंग्स की चौथी जीत थी। ठीक है, कभी कभार इस तरह के भी क्वेश्चन आ जाते हैं कि ये कौन सी नंबर की जीत थी, तो यह चेन्नई सुपर किंग्स की चौथी जीत थी, फोर्थ। सबसे ज़्यादा किसने जीता है, तो मुंबई इंडियंस की टीम ने सबसे ज़्यादा बार यानी 5 बार आईपीएल का खिताब अपने नाम किया है। सबसे ज़्यादा मुंबई इंडियंस, उसके बाद चेन्नई सुपर किंग्स 4 बार। आईपीएल का पहला हाफ भारत में खेला गया, जबकि दूसरा हाफ यूएई में खेला गया। क्यों, क्योंकि कोरोना का थोड़ा संक्रमण बढ़ गया था इसलिए, और यहाँ विरोध होने लगा, तो उसको यूएई में दूसरा हाफ खेला गया। फाइनल दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में आयोजित किया गया था। ठीक है, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट कौन थे, हर्षल पटेल, ये आरसीबी से हैं, यानी कि रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की टीम से। पूर्व भारतीय, देखिए एक न्यूज़ क्रिकेट का था, आपको ध्यान में होगा, पूर्व भारतीय बल्लेबाज राहुल द्रविड़ को टीम इंडिया का मुख्य कोच के रूप में नियुक्त किया गया। ठीक है, ये आईपीएल के शायद तुरंत बाद ही हुआ था कि इनको हेड कोच, इंडियन टीम का हेड कोच बना दिया गया। उसके पहले कौन थे, रवि शास्त्री थे। क्वेश्चन नंबर 106। 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में 51वें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया, तो किसे किया गया, रजनीकांत जी को। ये तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं और बहुत बड़े सुपरस्टार हैं, सबको इनको जानता है। ठीक है, तो अभिनेता रजनीकांत को 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में प्रतिष्ठित 51वें दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये देखिए 67वां है, एक्चुअली ये 2020 का 2020 का, मैं श्योर नहीं हूँ, ये 2020 या 2019 की फिल्मों को दिया गया। ठीक है, तो ये 67वां जो था, 67वां, ये आपका बीपीएससी भी 67th हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, धनुष और मनोज वाजपेयी ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार साझा किया। ठीक है, तो बेस्ट एक्टर का अवार्ड 2 लोगों को मिला, धनुष को और मनोज वाजपेयी को। धनुष भी साउथ इंडियन मूवी के एक्टर हैं। ठीक है, और नेक्स्ट पॉइंट है, मणिकर्णिका द क्वीन ऑफ झांसी और पंगा के लिए कंगना रनौत ने जीता सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार, यानी कि बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किसको मिला, कंगना रनौत को मिला। नेक्स्ट पॉइंट है, निर्देशक प्रियदर्शन की मलयालम युद्ध महाकाव्य मराकर लायन ऑफ द अरेबियन सी, जिसे मोहनलाल द्वारा निर्देशित किया गया है, ठीक है, ने सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार जीता। ठीक है, ये मोहनलाल द्वारा निर्देशित नहीं, शायद ये इसमें एक्टर हैं। ठीक है, निर्देशन किसने किया, प्रियदर्शन ने। तो सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार किसको मिला, मराकर लायन ऑफ द अरेबियन सी को मिला। ठीक है, मलयालम फिल्म है। और संजय पूरन सिंह चौहान ने हिंदी फिल्म 72 हूड़े, हुरैन नहीं होगा, हूड़े होगा, 72 हूड़े के निर्देशन के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार जीता। तो सर्वश्रेष्ठ डायरेक्टर यानी कि बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड किसको मिला, संजय पूरन सिंह चौहान को। ठीक है, बेस्ट फिल्म का किसको मिला, मराकर लायन ऑफ द अरेबियन सी को। ठीक है, और बेस्ट एक्टर को किसको मिला, धनुष और मनोज वाजपेयी को। बेस्ट एक्ट्रेस किसको मिला, कंगना रनौत को। और दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसको मिला, रजनीकांत को। क्वेश्चन नंबर 107,
हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लॉन्च करने की घोषणा की। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का नाम क्या होगा? ठीक है, तो अभी डोनाल्ड ट्रंप जो अमेरिका के पूर्व प्रधानमंत्री, इससे पहले के प्रधानमंत्री अभी जो बाइडेन हैं, इनसे पहले जो थे डोनाल्ड ट्रंप थे, उन्होंने एक सोशल मीडिया लॉन्च करने का घोषणा किया है। उसका नाम होगा ट्रूथ सोशल। डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रूथ सोशल नामक एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लॉन्च करने की योजना की घोषणा की है, जिसे अगले साल की शुरुआत में रोल आउट किया जाएगा। ठीक है, सोशल नेटवर्क से एक और रिलेटेड न्यूज़ है कि मेटा जो है, मेटा 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 मार्क जुकरबर्ग के व्यापारिक साम्राज्य का नया नाम है। मार्क जुकरबर्ग कौन है? फेसबुक के फाउंडर और सीईओ हैं। ठीक है, वही फेसबुक जिसको हम लोग चलाते हैं। ये भी एक सोशल नेटवर्क है, सोशल नेटवर्किंग साइट है। तो अब इन्होंने फेसबुक तो फेसबुक ही रहेगा, लेकिन अपनी जो इनकी पेरेंट कंपनी है उसका नाम इन्होंने मेटा कर दिया है। और ये क्यों किया है? तो ये एक ऐसी कंपनी है जो अब सोशल मीडिया ऐप से परे और नई तकनीकों के डिजाइन और निर्माण में फैली हुई है। अब ये और डिफरेंट टेक्नोलॉजीज में एंटर करना चाहते हैं और उसको बड़ा बनाना चाहते हैं, तो वो पूरे कंपनी का नाम ये मेटा रखे हैं। और उस मेटा के अंतर्गत फेसबुक एक सोशल नेटवर्किंग साइट के तौर पे काम करेगा। क्वेश्चन नंबर 108, राइटिंग फॉर माई लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? तो राइटिंग फॉर माई लाइफ पुस्तक के लेखक हैं रस्किन बॉन्ड, फेमस राइटर हैं। ठीक है, तो राइटिंग फॉर माई लाइफ रस्किन बॉन्ड द्वारा लिखा गया है। एक किताब इन्होंने और लिखी है इंडिया से रिलेटेड, इसलिए इंपॉर्टेंट है। रस्किन बॉन्ड द्वारा लिखित ए लिटिल बुक ऑफ इंडिया सेलिब्रेटिंग 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस का विमोचन किया गया, जो भारत की स्वतंत्रता के 175 वर्षों को चिन्हित करता है। ठीक है, विदेशी राइटर हैं लेकिन इंडियन इंडिपेंडेंस के बारे में लिख रहे हैं, इसलिए इस किताब को आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 109, किस संस्थान ने अपना पहला वैश्विक हैकाथॉन हर्बिंगर 2021 इनोवेशन फॉर ट्रांसफॉर्मेशन नाम से लॉन्च किया? यानी कि कौन सा इंस्टीट्यूशन है जो ग्लोबल हैकाथॉन लॉन्च किया है, जिसका नाम था हर्बिंगर 2021 इनोवेशन फॉर ट्रांसफॉर्मेशन? उत्तर हो जाएगा आरबीआई। आरबीआई ने इसे लॉन्च किया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने अपना पहला वैश्विक हैकाथॉन हार्बिंगर 2021 इनोवेशन फॉर ट्रांसफॉर्मेशन नाम से लॉन्च किया है। हार्बिंगर 2021 की थीम स्मार्ट डिजिटल पेमेंट है। मतलब ये हैकाथॉन क्या होता है कि एक तरह का कंपटीशन होता है जहाँ विभिन्न क्षेत्रों से लोग आते हैं, अपने आइडियाज़ को प्रेजेंट करते हैं। जो आइडिया बेहतर होती है उसको पुरस्कृत किया जाता है, या उसको अवार्ड दिया जाता है, या ग्रांट दिया जाता है। ठीक है, तो स्मार्ट डिजिटल पेमेंट से रिलेटेड ये हैकाथॉन आयोजित किया गया आरबीआई के द्वारा। आरबीआई से रिलेटेड एक और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है, कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने 10 दिसंबर 2021 से 3 साल की और अवधि के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर के रूप में शशिकांत दास की पुनर्नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। मतलब इनका 3 साल और बढ़ गया। श्री शशिकांत दास जी जो अभी वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर हैं, इनका 3 साल के लिए और अवधि बढ़ा दिया गया। ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? ये उड़ीसा से बिलोंग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 110, भारत में हर साल किस दिन राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है? उत्तर हो जाएगा 31 अक्टूबर। ठीक है, नेशनल यूनिटी डे। ठीक है, तो भारत में लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के उपलक्ष्य में 2014 से हर साल 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो वल्लभ भाई पटेल जो हैं उनके बारे में एक और तथ्य जो इतिहास में है और क्वेश्चन यहाँ से आता है, संविधान सभा की 8 प्रमुख समितियों में से 2 की अध्यक्षता वल्लभ भाई पटेल ने की थी। जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना था उसमें 8 मेजर कमिटीज़ थी, तो उसमें से 2 कमेटी का हेड जो थे वो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। तो पहली कमेटी थी प्रांतीय संविधान समिति, ठीक है, और दूसरी थी मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों और जनजातियों और बहिष्कृत क्षेत्रों पर सलाहकार समिति। ये दोनों ही आप याद रखिएगा। इन दोनों कमेटी का हेड क्या था? वल्लभ भाई पटेल ने।
ठीक है, तो हम लोग का 110 क्वेश्चन ख़त्म हो चुका है। आशा है आप अपना करंट अफेयर्स बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर रहे होंगे और हम लोग इस बार एक भी सवाल करंट अफेयर्स का नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।